वेलकम बैक। और जब ये जंग शुरू हुई थी तो अमेरिका का कहना था कि बस हफ्ते 10 दिन के अंदर ईरान ख़त्म हो जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगी, वहाँ पर रेवोल्यूशन आ जाएगी और हम हंसी खुशी घर चले जाएंगे। जाहिर है ऐसा नहीं हुआ। अब जंग अपने दूसरे माह में दाखिल हो गई है, तो इस वक्त कौन कितने पानी में है, कौन अपनी जंगी मकासद हासिल करने के करीब है और कौन नहीं है, अभी हम इस पर ही बात करेंगे। अच्छा, डे वन से यही बात हो रही थी कि ईरान की स्ट्रैटेजी, मुमकिन स्ट्रैटेजी होगी कि पहले आप ब्लाइंड करें, आप अंधा करें, मतलब कि आप दुश्मन के रेडार सिस्टम्स को टारगेट करें, फिर आप सस्ते ड्रोन्स या मल्टीपल मिसाइल्स के साथ जो इंटरसेप्टर्स हैं उनको आप डिप्लीट करें, उनके स्टॉक को ख़त्म करें, और फिर तीसरे मरहले में आप अपनी जो मेजर मिसाइल्स हैं और जो मेजर वेपनरी हैं उसको निकालें और फिर आप बाकायदा टारगेट्स को हिट करें। और हमने देखा है पिछले महीने में कि कमो पेश ऐसा ही हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ, ईरान का बहुत नुकसान हुआ है। कब तक सस्टेन कर सकते हैं ये एक सवाल है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी अदाद शुमार देखें तो हमें पता लगेगा कि अगर हम इजराइल की बात करें फ़र्ज़ करो, तो 5 मार्च को इजराइल ने तकरीबन जो 95% मिसाइल और ड्रोन्स थे ईरान की तरफ से उनको इंटरसेप्ट किया, उनको रोका है। 20 मार्च को ये तादाद 75% तक पहुंच जाती है, और अगर हम आज की बात करें तो ये तकरीबन 50 से 55% है। मतलब कि हर 2 मिसाइल्स में से एक हिट होगा और हो रहा है। अगर आप जैसे वसत ने जिक्र किया, हाइफा पोर्ट पे, हाइफा बंदरगाह पे कई बार हमले हुए हैं। कल की अगर हम बात करें तो अडामा केमिकल फैक्ट्री है बीर शीबा में, उस पर हमला हुआ है। इस हद तक कि वहाँ से जो धुआं निकला है, इजराइलियों को कहा गया है कि जी आप घरों के अंदर रहें, ये जहरीली धुआं है। बिल्कुल वो जिस तरह ईरान की ऑयल डिपोज के ऊपर हमला किया था, आपको याद होगा। और फिर डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर के करीब भी हिट्स हुई हैं, और ये इसलिए अहम है क्योंकि मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा हेविली प्रोटेक्टेड इलाका आपको इजराइल में शायद मिलेगा भी नहीं। तो वहाँ पर अगर हिट हुई है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ जो इजराइल से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि अब जो ना सिर्फ इंटरसेप्टर्स कम हो रहे हैं, ये इजरायली मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है, हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बल्कि ग्राउंड रिपोर्ट्स इजराइल से ये कह रहे हैं कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो उसका ऑपरेशन यूँ होता है कि पहले आपको फ़ोन पर नोटिफिकेशन मिलती है, फिर सायरन बजते हैं और फिर आप भागते हैं, अब वो कह रहे हैं कि सायरन्स बजने लग जाते हैं, हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो रेडार सिस्टम है वो इस हद तक उसको नुकसान पहुंचा है कि मिसाइल्स की डिटेक्शन ही नहीं हो रही। और फिर जाहिर है कि पिछले हफ्ते ही इजरायली मिलिट्री चीफ ने भी खुद कहा है, इस बात को तस्लीम किया है कि इस वक्त इजरायली फ़ौज ब्रेकिंग पॉइंट पर है। इसमें कितना सच है या नहीं है, लेकिन अगर वो ये पब्लिकली ये बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इसको सुननी चाहिए। अब अगर हम आए अमेरिका की जानिब, हम सब जानते हैं दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री, ना सिर्फ दुनिया में, मैं तो कहता हूँ तारीख में कभी इतनी पावरफुल मिलिट्री शायद इस दुनिया में नहीं देखी। उनका क्या हाल है? पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट करते हैं कि जो 13 फौजी अड्डे हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, वो रहने के काबिल नहीं रहे, और जो सिपाही हैं वो होटल से और मुख्तलिफ दफातर से काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ईरान ने यह भी दावा किया है कि कुवैत के जो बुबियान जजीरा है वहाँ पर अमेरिकन मरीन्स लैंड हुए थे, और वो जंप ऑफ पॉइंट था ईरान पर हमला करने के लिए। वहाँ पर भी ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक हुई है। ये ईरान का दावा है, अभी इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं है हमारे पास। लेकिन एक और ख़बर है जो शायद मेरा ख्याल है कि अब तक जितने टारगेट्स हिट हुए हैं अमेरिका के, इसमें ये सबसे शायद अहम टारगेट है, और इस बात की 100% तस्दीक की गई है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो सऊदी अरब में है, वहाँ पर एक ड्रोन हमले में एक अमेरिका का इंतहाई जदीद प्लेन जिसको E3 सेंचुरी कहा जाता है, उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। पेंटागन का कहना है कि उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। ये अगर आप तस्वीर देख रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं कितना नुकसान पहुंचा है। थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग हो जाए तो ये दोबारा बिक सकता है, राइट। इसको कहना कि अगर ये है कि थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है तो ये कुछ यूं है कि कहना कि यार ये जो खातून है ना, ये स्लाइटली प्रेग्नेंट, मैंने बंदे को 4 गोलियां मारी और 15% मर गया है। तो यहाँ इसका मतलब है ये प्लेन तबाह हो गया है। अच्छा, अब मैं बार बार इस प्लेन पर की ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत अहम
वेपन्स प्लेटफॉर्म नहीं बट मिलिट्री प्लेटफॉर्म है, और मैं कोशिश कर सकता हूँ आपको इसके बारे में बताने का, लेकिन मेरे से हज़ार गुना बेहतर ये बात आपको इजाज़ हैदर साहब समझा सकते हैं, हु हैज़ बीन काइंड इनफ टू जॉइन अस टुनाइट। इजाज़ साहब, थैंक यू सो मच। बहुत बातें हैं, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप आगाज़ करें कि ये जो E3 सेंट्री प्लेन है ये किस बला का नाम है, इसकी क्या अहमियत है? शुक्रिया ज़रार, और वसत साहब को भी बड़ा सलाम। आपने पहले ही जो है ना, यू बीन जेनरस टू अ फॉल्ट। देखिए, ये एक बोइंग 707 का जो एयर फ्रेम है, उसको उसके ज़रिए बनाया गया है। इसको कहा जाता है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एवैक्स। ये बुनियादी तौर पे एक उड़ने वाले कमांड सेंटर की हैसियत रखता है, और हकीकी वक्त में आपको 360 डिग्री की निगरानी और फ़ज़ाई जंगी इंतज़ाम फराहम करता है। और 2050 मील से ज़्यादा के फासले पे आने वाले जो ख़तरात होंगे, जिसमें जहाज़ भी है, जिसमें मिसाइल भी है, जिसमें ड्रोन्स भी हैं, उनका ये आपको पता लगाता है। उनके उड़ने 250 मील के जो पूरा एरिया है, उसमें जो भी उड़ेगा उसको ये आइडेंटिफाई कर लेगा, और जब उसको आइडेंटिफाई कर लेता है तो फिर ये जो फ़िज़ाई कार्रवाई होती है, अगर कोई फाइटर जेट्स हैं जिनको एम्प्लॉय करना है, या कोई और तरीक़ाकार है जो है हवाई तरीक़ाकार, या कोई ज़मीनी तरीक़ाकार, डिपेंडिंग ऑन के वो थ्रेट क्या है, उसको ये मरबूत बनाता है। तो बुनियादी तौर पे मैदान जंग में जो सूरत हाल की जो आगही है, उसको यकीनी बनाने के लिए ये जो है E3 सेंट्री जो है ये एरियल प्लेटफॉर्म है, और इसका ये जो काम करता है उसको ऑपरेशनल ज़बान में कहा जाता है फोर्स मल्टीप्लिकेशन, कि ये फोर्स मल्टीप्लायर जो है इफ़ेक्ट इसका है। उसके अलावा ये एक और भी बहुत अहम काम करता है, और वो ये है कि जिन फ़िज़ाई हदूद में कोई जंग हो रही होती है उसमें तसादम को रोकता है, यानी डीकन्फ्लिक्शन। क्योंकि जब आप किसी जगह पर जंग हो रही होती है तो वहाँ पे आपके जहाज़ भी उड़ रहे होते हैं, दूसरी तरफ के जहाज़ भी अगर हैं जहाज़ तो वो भी उड़ रहे होंगे, दोनों अतराफ़ के जो है ग्राउंड एयर डिफेंस सिस्टम्स भी ऑपरेट कर रहे होंगे। तो इसलिए वो डीकन्फ्लिक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल ये दे देता हूँ कि आपको याद होगा कि 2019 में जो जारहियत की थी भारत ने हमारे ख़िलाफ़, और जिसका फिर हमने जवाब दिया था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के तौर पे, उसमें आपको याद होगा कि श्रीनगर के ग्राउंड एयर डिफेंस सिस्टम ने, भारत के ग्राउंड एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना ही एक जो हेलीकॉप्टर था उसको मार गिराया था। तो ये डीकन्फ्लिक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, और ये एक तो मतलब क्योंकि उसमें आप फ्रेंडली फायर के अंदर आ सकते हैं। अब इसके अंदर अहम चीज़ ये है जिसका आपने अपनी इब्तदाइये में जिक्र भी कर लिया, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको मुसलसल निगरानी का काम कर रहा है, इब्तदाई इंतबाह का काम कर रहा है, मैदान जंग का इंतज़ाम और कंट्रोल उसके पास है, एक आपको मुश्तरका जंगी तस्वीर जो है वो फराहम कर रहा है, कि जिसके अंदर बहरी जहाज़ों के बारे में, ज़मीनी यूनिट्स के बारे में, तैयारों के बारे में इंटेलिजेंस की मालूमात शेयर कर रहा है, ताकि जितने भी जो ग्राउंड ट्रूप्स हों या एरियल प्लेटफॉर्म्स हों या वेपन सिस्टम्स हों, उनको पूरी हिकमत अमली की एक तस्वीर नज़र आ रही है। तो इसमें जो है आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसमें एक इस्तेदाद जो है वो जो एफिशिएंसी जो है और प्रोफिशिएंसी जो है वो आ रही है। तो और उसके अलावा ये तवील मुद्दती परवाज़ की सलाहियत रखता है, 8 घंटे से ज़्यादा तक काम कर सकता है, और फिर इसके अंदर अगर आप जो है ईंधन भर दें तो ये तवीलुल मुद्दती मिशंस जो है वो ऑपरेट कर सकता है। और आपको पता है कि एयर रिफ्यूलर्स जो हैं, स्ट्रेटेजिक एयर रिफ्यूलर्स जो हैं, KC-135 और KC-46 जो अमेरिका के हैं, वो भी इस वक्त इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं। और आपने E3 सेंट्री का तो जिक्र किया, लेकिन इसमें आपको याद होगा कि इराक में एक इनका जो KC-135 है वो गिरा है, क्रैश हुआ है। एक और KC-135 के साथ उसका कोई जो है वो कोलिजन हुआ, दूसरा तो खैर वापस पहुंच गया, ये क्रैश हो गया, उसमें 6 इनके बंदे मारे गए। और उसके अलावा ईरान ने इसी जो है बेस के ऊपर, प्रिंस सुल्तान एयर बेस पे, जहाँ पे ये E3 सेंट्री को जो है ना उन्होंने हिट किया है, यहीं पे उन्होंने 5 और
KC-135 रिफ्यूलर्स को भी हिट किया। तो इजाज़ ये शायद कहना दुरुस्त होगा कि एक तरह से अगर हम इसको यूं बयान करें कि ईरान अमेरिका की जो जंग के जो आर्किटेक्चर है उसको निशाना बना रहा है और बज़ाहिर काफ़ी कामयाबी के साथ। हमें यहाँ पर एक वक्फा लेना है और फिर वापस आके आपसे पूछते हैं कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कितनी कामयाब हो रही है इस वक्त ईरान की स्ट्रेटजी और अमेरिका की स्ट्रेटजी। आफ्टर द ब्रेक।